नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं संतोष कटियार आपका स्वागत करता हूं हमारे SRM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मित्रों आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में मेरे द्वारा आपको राष्ट्रपति चैप्टर को समझाया जा रहा है। यानी कि अगर बात की जाए तो हम बात कर चुके हैं संघ सरकार के ढांचे की, और संघ सरकार के ढांचे के अंतर्गत हमने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग को देखा। साथ ही साथ वर्तमान समय में हमारा जो अध्याय चल रहा है वह चल रहा है संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का पद शामिल किया गया है। इसको लेके मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति किस हिसाब से काम करेगा, और राष्ट्रपति की बात की चर्चा हो रही थी। इन्हीं चर्चा में अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा सा रिपीट सेक्शन में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि हम राष्ट्रपति के लेक्चर में क्या क्या देख चुके हैं। तो मित्रों आपको ध्यान होगा तो हमने राष्ट्रपति में आर्टिकल 12 को देखा, क्लियर है। उसके बाद हमने आर्टिकल 52 को देखा है और फिर 53 को देखा है। यानी कि हमने भारत का एक राष्ट्रपति होगा देखा है। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद हमने देखा है मित्रों 54 में मित्रों हमने देखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा। उसके बाद मित्रों हमने देखा है कि 58 में हमने देखा है कि इसकी योग्यता क्या क्या होगी। तो हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं और यहां से बनने वाले हर प्रकार के सवालों को हमने हर तरीके से सॉल्व भी किया है। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कि इसको एक कहानी का रूप देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, सारी शक्तियां उसके अंतर्गत निहित होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, उसके अंदर योग्यता क्या क्या होगी। तो हमने देखा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की हो जानी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ कर पद पर ना हो। ये तमाम चीजों को हमने उसकी क्वालिटी को देखा। उसके बाद जब हमने देख लिया कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो क्वालिटी के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसको वोटिंग करने वाले लोग कौन कौन होंगे। यानी कि हमने देखा कि इसका निर्वाचन मंडल, आपको जैसा ध्यान होगा कि 54 में हमने आपको निर्वाचन मंडल के बारे में बताया। हमने बताया आपको कि राष्ट्रपति को वोटिंग कौन कौन करेगा। तो उसमें आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को वोट करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा दोनों ही शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि राज्यों की विधानसभाओं के MP शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हमने 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 हमने देखा कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य शामिल हो रहे हैं। यानी कि हम पूरी तरीके से सब कुछ कर चुके हैं। आज जो दिन है, आज जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है। आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से SRM एजुकेट की प्रस्तुति में संतोष कटियार के द्वारा आज आप देखने चल रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। मित्रों राष्ट्रपति का निर्वाचन समझने से पहले पेन और कॉपी उठा लीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक जो मैं बोल रहा था वह पिछली बातें बोल रहा था। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को, जो भी कॉम्पिटिटर हैं चाहे वे कोई भी, उन सभी को बुला लीजिए। और आज हम कंडक्ट कराने चल रहे हैं ऑनलाइन राष्ट्रपति का इलेक्शन। जी हाँ, जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए और अगर आप तैयार हैं तो अपना कमेंट्स के साथ हमें इजाजत दीजिए। मैं शुरुआत करता हूं राष्ट्रपति का इलेक्शन। एक ऐसा इलेक्शन
जो हर तरीके से मुक्त और हर प्रकार से मजबूत इलेक्शन। आइए देखते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार की रीति अपनाई जाती है। आइए देखते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग आर्टिकल 55, जी हां, अगर हम बात करें अनुच्छेद 55 की, अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन रीति, इस निर्वाचन रीति की अगर मित्रों बात की जाए तो इस निर्वाचन रीति को समझने से पहले हमको यह जानना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति में और ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो हमको जानना बहुत आवश्यक है, या यहां से कंटिन्यू हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 अनुमोदक, या हम कह सकते हैं पहले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मित्रों आपसे सवाल साधारण सा पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने अनुमोदक होने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? 50। साथ ही साथ मित्रों अगर बात की जाए तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15,000 रुपया, कितना? 15,000 रुपए की जमानत राशि, कौन सी राशि? जमानत राशि होनी चाहिए। अब मित्रों अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपके अंदर एक क्वेश्चन और बना होगा कि ये 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है, ये जमानत राशि कहां जमा होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जमानत राशि आरबीआई के खाते में जमा होती है। कहां जमा होती है? आरबीआई के खाते में। मित्रों क्या ये जमानत राशि और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक पहले भी थे? तो नहीं। यहां पर आइए हम आपको बताते हैं। अगर बात की जाए 1997 की, तो 1997 में 2500 रुपया था। कितना था मित्रों? मात्र 2500 रुपया। और अगर प्रस्तावक अनुमोदक की बात की जाए तो 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक थे। अनुमोदक यानी कि मित्रों हम देख रहे हैं 1997 के बाद हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। साथ ही साथ 15,000 रुपया की जमानत राशि जो कि आरबीआई के अकाउंट में जमा करनी होती है। अब आरबीआई के अकाउंट में जमानत राशि जमा हो चुकी है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ये मित्रों कहां से आएंगे, कौन होंगे, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको डीप में जाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआरएम एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से सर्वश्रेष्ठता, गुणवत्ता के लिए मजबूर है, प्रतिबद्ध है। आपको हर तरीके से गुणवत्ता देने के लिए, अगर आपको गुणवत्ता चाहिए, अगर आपको पूरी तरीके से निष्ठता चाहिए, तो आपको एसआरएम एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। यानी कि अब हम देखेंगे कि ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन होंगे। इसको जानने के लिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक कौन होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए मित्रों अब हम देखते हैं कि ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कौन होंगे। 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक कौन होंगे। ये हो गया 50 और ये हो गया 50, यानी कि 100 लोग होने चाहिए राष्ट्रपति के पीछे कि हम अनुमति देते हैं कि ये राष्ट्रपति बन सकते हैं और हम प्रस्ताव देते हैं कि ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये दोनों के दोनों ही लोग जो होंगे वो आपके कहां से आएंगे? ये आपके आएंगे संसद से। यानी कि चाहे वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, चाहे वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
लोकसभा हो, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक कहां से आएंगे, हमारी संसद के सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति को वोट करते हैं वो सदस्य होते हैं 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। अब अगर मित्रों बात की जाए, ये चीज आप समझ गए होंगे, ये 50-50 जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा होते हैं। मित्रों आप लोग को समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आ रहा है आप लोग के कमेंट की, हम लोग को बहुत ही इंतजार रहता है कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और आप हकीकत मानिए तो आपके वो अच्छे अच्छे कमेंट ही हमको ऊर्जावान बनाते हैं, कुछ नया करने के लिए और कुछ नया देने के लिए प्रतिबद्ध बनाते हैं, यही आपके कमेंट। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, मैं और स्लो तरीका अपनाऊं कि और मैं सही से चलूं, जैसा आप बताइए उस तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए देखते हैं हम आगे की कहानी। अब आगे की कहानी अगर देखा जाए तो मित्रों ये 15,000 जो रुपया है, ये 15,000 जो रुपया है, सॉरी एक और लगेगा, ये 15,000 जो रुपया है, ये 15,000 रुपया जो जमानत राशि होती है कब जब्त कर ली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं एक निश्चित संख्या में मत ना पाने पर, वोटिंग ना पाने पर यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी कि यहां से भी मित्रों एक सवाल बन सकता है, मैं आपको क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट कराते हुए चल रहा हूं मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि ये 15,000 की जो जमानत राशि है, ये जमानत राशि कब जब्त हो जाएगी। तो मित्रों याद रखिएगा, कुल मत का अगर किसी भी व्यक्ति को 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो यह जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। ठीक है, 1/6 अगर नहीं पाता है तो यह जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो मित्रों ये था हमारा 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक जमानत राशि आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम चलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाने वाली रीति। आइए देखते हैं, जल्दी से इसको देखिए, आइए देखते हैं। अब आगे मित्रों हम चलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में जो रीति अपनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप अगर रीति की बात की जाए 55 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान, और जो कैसा होगा, आनुपातिक प्रणाली होगी, आनुपातिक प्रणाली होगी। अब मित्रों यहां पर आप 3 चीजें देख रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक नए तरीके से एक ऐसा सुव्यवस्थित तरीका दूंगा जो आपके दिमाग में घर करेगा। आइए देखते हैं, आनुपातिक प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कैसा मतदान, गुप्त मतदान। यहां पर 3 चीजें निकल के आ रही हैं, 1, 2 और 3। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि यहां पर 3 चीजें निकल के आ रही हैं और ये तीनों चीजों से संबंधित हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर बात की जाए आनुपातिक प्रणाली या गुप्त मतदान की, तो सबसे पहले तो मित्रों हम गुप्त मतदान को समझते हैं। जो चीज कहानी के माध्यम से सरल लगे उसको पहले समझेंगे और उसी में इंक्लूड करेंगे अपने हार्ट सेगमेंट को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये गुप्त मतदान क्या है। तो मित्रों राष्ट्रपति का जब भी इलेक्शन होता है पूरी तरीके से गुप्त मतदान होता है, ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम होती है। इस ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम को और आनुपातिक जो सिस्टम है इसको मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं गुप्त मतदान कैसा होता है। गुप्त मतदान यानी कि पूरी तरीके से सीक्रेट वोटिंग। इस वोटिंग में यह हमको नहीं बताना है कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं और हम किसको वोट देकर आए हैं।
अगर बात की जाए मित्रों सन 2012 की, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2012 में इलेक्शन किए गए थे राष्ट्रपति के। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो सपा प्रमुख रहे, उनके वोटिंग सिस्टम को कैंसिल कर दिया गया था। इस वोटिंग सिस्टम को कैंसिल करने के पीछे की कहानी क्या थी, इस वोटिंग सिस्टम को कैंसिल क्यों किया गया, आइए इस चीज को हम समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं रीति के अंतर्गत गुप्त मतदान। सन 2012 की अगर मित्रों बात की जाए, सन 2012 की, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मुलायम सिंह यादव जी ने जो वोटिंग की वो पीएम संगमा को वोट दिया। किसको वोट दिया था? पीएम संगमा। पीएम संगमा को वोट देने के बाद क्या किया गया, उन्होंने बैलेट पेपर फाड़ दिया और बैलेट पेपर फाड़ने के बाद उन्होंने दोबारा बैलेट पेपर लिया जिसमें उन्होंने जिनको समर्थन दिया था अर्थात प्रणब मुखर्जी को वोटिंग की। फिर उन्होंने किसको वोटिंग की? पीएम संगमा वाला तो पर्चा फाड़ दिया गया और फिर उन्होंने किसको वोटिंग किया? फिर उन्होंने प्रणब मुखर्जी को वोटिंग की। जैसे ही यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है, जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग आर्टिकल 71 जो भी मामले होंगे, इसके बाद हम यही देखने चल रहे हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान पढ़े संतोष कटियार के तरीके से, कभी भी आपको आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कभी भी आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात कर रहे थे हम कि जैसे ही यह मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुप्त मतदान की प्रक्रिया यहां पर खंडित हुई और मुलायम सिंह यादव जी द्वारा दिया गया वोट हम समाप्त करते हैं। तो ये है गुप्त मतदान कि आपका वोटिंग एकदम सीक्रेट होगा। आइए चलते हैं, अब हम समझते हैं कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, ये एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको एक शॉर्ट तरीके से, बेहतर तरीके से। तो आपने नोट कर लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मित्रों हम देखते हैं कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, ये ट्रांसफरेबल पद्धति क्या है, उसके लिए हम साधारण पद्धति को भी समझते हैं। देखिए मित्रों, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उस समय हम यहां पर दो आंकड़े आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम वो आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जब हम सामान्य तरीके से एक एमपी को वोटिंग करते हैं, और फिर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की वोटिंग किस प्रकार से, कि एकल संक्रमणीय है क्या, एकल संक्रमणीय, ये एकल संक्रमणीय क्या है। और हम देखते हैं कि साधारण तौर पे एक एमपी का किस तरीके से इलेक्शन होता है। अगर मित्रों बात की जाए, हम अगर एमपी को वोटिंग करते हैं, मित्रों बड़े ही ध्यान से समझिएगा, 50 बार समझाया जाएगा आपको। आइए एमपी की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक बैलेट पेपर होता है और उस बैलेट पेपर में हमारे पास यहां पे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मित्रों अगर बात की जाए उस ऑप्शन के अलावा हम किसी अन्य को वोटिंग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो इधर आपका बीजेपी हो गया, इधर आपका कांग्रेस हो गया, इधर आपका सपा हो गया, इधर आपका बसपा हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, हमारा वोट एक ही बार जाएगा किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे वही किसी भी पार्टी से बिलोंग्स करता हो। यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो हमारे आम चुनाव में अपनाई जाती है। यानी कि आप एक बार में एक कैंडिडेट का चयन करेंगे, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई, चाहे आप किसी को भी वोटिंग करें। इससे बिल्कुल हटके अगर बात की जाए, हमारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अंतर्गत वोटिंग किस प्रकार से की जाती है, ये ट्रांसफरेबल पद्धति है। यानी कि हमारा वोट ट्रांसफर होता है अन्य लोगों में भी। किस प्रकार से ये ट्रांसफर होता है, आइए इसको देखते हैं।
पर वोटिंग सिस्टम जो है वो वोटिंग ट्रांसफर होता है। वोट प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या किसी भी जो इस मंडल में शामिल हैं उनका वोट ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफर होता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा बैलेट पेपर है और इस बैलेट पेपर में इस चुनाव में जो व्यक्तियों की संख्या है वो मान लीजिए कि 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं चुनाव में। एक, दो, तीन, चार। मान लीजिए ए, बी, सी और डी। 1, 2, 3, 4। अब यहां पर एक बात समझ में आई हमारे कि यहां पे वोटिंग सिस्टम ट्रांसफरेबल है, यानी कि हम देख रहे हैं कि हम अपना वोट ट्रांसफर करेंगे, संक्रमणीय। अब पता लगा कि कोई व्यक्ति आया, उसने अपनी पहली पसंद बी को है बनाया, दूसरी पसंद ए को बनाया, तीसरी पसंद मान लीजिए सी को बनाया, चौथी पसंद मान लीजिए डी को बनाया, चौथी पसंद मान लीजिए डी को बनाया। इस प्रकार से सिस्टम चलता है और यहां पर विधायक और एमपी के मत का मूल्य निकाला जाता है और उसके बाद वोटिंग सिस्टम कंप्लीट कराई जाती है और उस वोटिंग सिस्टम के कंप्लीट होने के बाद 50+1 जो वोट पाता है वही राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो यह था हमारा राष्ट्रपति का इलेक्शन का रीति। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों, हमने देखा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन की रीति क्या होगी। अब आइए देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये कहानी चल रही है, राष्ट्रपति की सीरीज चल रही है और मैं आपको ये भी बता दूं कि कम से कम 4 से 5 पार्ट आएंगे इसके, उसमें आपका राष्ट्रपति कंप्लीट कराया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं, अब बारी किसकी है चुनाव जीतने के बाद? अब मित्रों, चुनाव जीतने के बाद शपथ लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? तो अब देखते हैं हम अपना अनुच्छेद 60। जी हाँ, ओथ। शपथ को क्या बोलते हैं? ओथ बोलते हैं। अब हम शपथ की अगर बात करें मित्रों, तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही हो गया कि शपथ लेगा किसके सामने। तो यहां पर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय शपथ जो लेते हैं जे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। किसके समक्ष लेंगे? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर मित्रों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेंगे, अगर आपसे सवाल पूछा गया तो आप इस प्रकार से आंसर दे देंगे। लेकिन अगर मित्रों बात की जाए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो शपथ कौन दिलाएगा, तो यहां पर आप जानते हैं कि वरिष्ठ न्यायाधीश के बारे में बात की गई है। वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं ये जो सीजीआई है ये होंगे सुप्रीम कोर्ट के। कहां के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ होगा वो शपथ दिलवाएगा। अब मित्रों बात आती है कि शपथ हो गई कि मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे। अब अगर बात की जाए कि शपथ लेते समय राष्ट्रपति महोदय किसकी शपथ लेते हैं, सबसे बड़ा सवाल जो कई बार पूछा गया है आपके यूपी पीसीएस और बिहार पब्लिक सर्विस में आपसे यह सवाल पूछा गया कि शपथ किसकी लेते हैं। तो मित्रों यहां पर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो शपथ लेते हैं ये संविधान की लेते हैं। किसकी लेते हैं? संविधान की। अब संविधान की शपथ के अंतर्गत किस किस चीज की शपथ लेते हैं? तो परिरक्षण नंबर 1, नंबर 2 प्रतिरक्षण, नंबर 2 प्रतिरक्षण यानी कि परिरक्षण
प्रतिरक्षण और नंबर 3 संरक्षण। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये लोक कल्याण की शपथ लेते हैं, लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। यानी कि पूरी तरीके से संविधान को आत्मार्पित करता हूं, संविधान में लिखे हुए नियम और कानून से इस देश का संचालन करूंगा, साथ ही साथ संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, उसका संरक्षण करूंगा, ऐसी शपथ लेते हैं। और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए तो लोक कल्याण की भी शपथ लेता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति महोदय शपथ ले रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय शपथ किस चीज की लेते हैं? संविधान और लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि शपथ जो है वो 60 में बताई गई है। अब मित्रों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। अब यहां से नेक्स्ट आर्टिकल क्या होगा कहानी के माध्यम से देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मित्रों अगर बात की जाए तो यहां पर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय की चुनाव होगी और किस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय शपथ लेंगे। यानी कि अगर बात की जाए तो मित्रों हम क्या क्या देख चुके हैं? हम 55 देख चुके हैं और हम 60 देख चुके हैं। ये 2 आर्टिकल हम देख चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हो रही है तो हो सकता है थोड़ा सा आपके पास मैटर डेप्थ में भी पहुंच सकता है। तो आप लोग बाकायदा नोट्स बनाते रहें। आपको परीक्षा पास करनी है और परीक्षा में आने वाले सवालों को सॉल्व करना है। संस्था प्रतिबद्ध है उसी हिसाब से पढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं। अब हमने देख लिया कि इनका इलेक्शन भी हो गया और फिर हमने ये भी देख लिया कि इनका शपथ भी हो गया। अब मित्रों बात की जाए तो ये कितने वर्ष तक काम करेंगे? अब क्योंकि शपथ ले लिए हैं तो अब कितने वर्ष तक काम करेंगे? तो यानी कि अब हमको देखना है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 56। जी हां, कार्यकाल। कार्यकाल अब हमको देखना है 56 के अंतर्गत कार्यकाल। अगर मित्रों बात की जाए राष्ट्रपति के कार्यकाल की तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर हमको कोरिलेट करना है एक कहानी के तौर पे, जिससे हमको और आर्टिकल्स या और डेप्थ में बनने वाले सवालों को भी सॉल्व किया जा सके। अगर बात की जाए इसके कार्यकाल की, अकॉर्डिंग आर्टिकल 56 इसका कार्यकाल निर्धारित करता है। अब कार्यकाल कितना होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। कितने वर्ष का होता है मित्रों? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कब से? तो शपथ लेने की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से। तिथि से कब से मित्रों पूछा जाए आपसे? तो शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। लेकिन आर्टिकल 56 अकॉर्डिंग आर्टिकल 56 में यह भी कह दिया गया है इससे पूर्व उसका पद खाली हो सकता है। अब मित्रों अगर बात की जाए 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनेगी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा? उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, आइए समझते हैं इस प्रक्रिया को। यानी कि हम देखें 5 वर्ष से पहले की बात, कंडीशन। तो 5 वर्ष से पहले की अगर बात की जाए तो या तो मृत्यु हो जाएगी, या तो मान लीजिए दूसरा कंडीशन हम कह सकते हैं कि त्याग पत्र दे दें, या तो हम कह सकते हैं कि महाभियोग द्वारा हटा दिए जाएं। मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे तक दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए आइए, यानी कि या तो मृत्यु हो जाए, या तो त्याग पत्र दे दें, या तो महाभियोग लग जाए। अकॉर्डिंग आर्टिकल 56 के अंतर्गत ये पूरी बात बताई गई है। देखिए मित्रों यहां पर बिल्कुल एक ज्योग्राफिकल तरीके से पूरा मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। आप लोग एक शॉर्ट तरीके से नोट्स बना सकते हैं, जैसा कि मैंने भी पढ़ाई की, मैं भी नोट्स बनाया, तो इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर मृत्यु की बात की जाए तो अगर इसका एक उदाहरण लिया जाए तो जैसा कि आप जानते हैं 1967 में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे, जिसमें जाकिर हुसैन आपके राष्ट्रपति बने थे। लेकिन
जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका निधन उनकी कार्यकाल के दौरान हो गया। मित्रों यहां पर मिसलेनियस के भी तथ्य को हम जोड़ेंगे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इसी से रिलेटेड होगा। बात की जाए 1967 में इलेक्शन हुए और हार्ट अटैक के कारण 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1969 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जब हो गई, इस मृत्यु होने के बाद 1969 में ही आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बीबी गिरी आके तुरंत कार्यभार संभालते हैं राष्ट्रपति महोदय का 1969। अब जब कार्यकाल यहां पर संभाल लिया जाता है 1969 में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीबी गिरी कार्यकाल संभालते हैं, और बीबी गिरी के कार्यकाल संभालने के बाद मित्रों यहां पर अब बात आती है कि बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति की जगह और कोई आया। जैसा कि आप जानते हैं उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उपसभापति होता है। ये सब बात की कहानी है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। संविधान एक नए और एक सुव्यवस्थित तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब अगर बात की जाए तो बीबी गिरी के दिमाग में एक बात आई कि अगर मुझको राष्ट्रपति बन के रहना है तो राष्ट्रपति रियलिटी में बनना होगा, कार्यकारी नहीं रहना होगा। तो बीबी गिरी मांग करते हैं इलेक्शन की और त्याग पत्र दे देते हैं। क्या दे देते हैं? त्याग पत्र। अब त्याग पत्र के बाद राष्ट्रपति के पद पर कौन आते हैं? एम हिदायतुल्ला, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति के पद पे आते हैं। और फिर होता है इलेक्शन 1969 में। अब मित्रों अगर बात की जाए, यहां पर एक पॉइंट निकल के आया कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए। ये कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया और लोगों के मन में ये बना रहता है कि हम 6 महीना लिखें, 3 महीना लिखें, 6 वर्ष लिखें, कितना लिखें। तो ये भी डाउट आज आपका एसआरएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लियर कर रहा है कि आप ओनली 6 मंथ का समय लेता है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए और राष्ट्रपति का इलेक्शन 6 माह के अंदर होना निर्धारित किया गया है। अब आइए, अब यहां पर मैंने समझा कि मृत्यु के बाद या त्याग पत्र के बाद ऐसा पद खाली हो जाता है जिसको 6 माह के अंतर्गत भर लेना चाहिए। अब मित्रों लास्ट ऑप्शन आता है आपका महाभियोग, इंपीचमेंट। जैसा कि आप जानते हैं महाभियोग इंपीचमेंट की एक ऐसी प्रक्रिया जो बाकायदा आर्टिकल 61 में बताई गई है। महाभियोग का एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले कि आप 56 का स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, 56 स्क्रीनशॉट। तो मित्रों अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया 56, यानी कि अब हमारा जो अगला सवाल बनता है, यह सवाल है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह सवाल काफी बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो मित्रों भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति 1 बार 2 बार बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन अमेरिका, यहां पर आपको 2 बार बनाया जा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन भारत में अकॉर्डिंग आर्टिकल 57 एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया, 57 अनुच्छेद 57 के अंतर्गत यह बताया गया कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे, यानी कि पुनर्निर्वाचन की यहां पर कॉन्सेप्ट बताया गया। पुनर्निर्वाचन के अंतर्गत बताया गया कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे। अब जितनी बार चाहे का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो राष्ट्रपति बनेगा। नो, पूरी रीति अपनानी पड़ेगी, पूरा तरीके से जीतना होगा। उसके बाद एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। यह है आपका 57। तो मित्रों मैंने देखा कि 55 यानी कि निर्वाचन की रीति, फिर हमने देखा कि 56 में क्या है, 56 में हमने देखा कि किस प्रकार से इसका कार्यकाल होगा। उसके बाद हमने 58 तो कल ही देख चुके थे।
उसके बाद हमने 57 में देखा पुनर्निर्वाचन, उसके बाद हमने 60 देखा शपथ। यानी कि आज हमने काफी हद तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और 57 की बात की जाए तो पुनर्निर्वाचन जैसा कि मैं बता चुका हूं, 58 भी हो चुका है, 59 मैं कराऊंगा, 59 के बाद 60 हो चुका है, तो उसके बाद 61 और फिर उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित शर्तें भी बताई गई हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लाई जाती है और यह महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया कैसी है। जानने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं संतोष कटियार, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।